तो दोस्तों नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में काफी अलग तरह की शॉर्ट हॉरर स्टोरीज आई हैं, यानी कि एक नया तरीके का कंटेंट आया है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो स्टोरीज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली स्टोरी का नाम है डिस्को इन्फर्नो और दूसरी का नाम है फ्लैशबैक। दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन किया जाएगा। ये दोनों ही शॉर्ट हॉरर स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और अगर आप इन दोनों को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1955 में, जहां पर एक चर्च के अंदर एक ओल्ड लेडी या फिर एक नन को दिखाया जाता है जो कि कन्फेस कर रही होती है। इस लेडी का नाम लिन है और लिन का अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था। उसने बच्चे के लिए बहुत कुछ ट्राई किया था लेकिन उसका बच्चा कभी नहीं हुआ और लिन ने बच्चे के लिए एक औरत को मारकर उसका बच्चा उससे छीन लिया था और वो बच्चा वहीं पर बास्केट में होता है। अब लिन ने जो कुछ भी उस बच्चे की माँ के साथ में किया था वो उसके लिए खुद को कोस रही थी। उसको लग रहा था कि उसने जो कुछ किया वो बहुत ही बुरा है और उसे जीने का कोई हक नहीं है। तभी यहाँ पर हम फादर को भी देख पाते हैं जो कि उस बच्चे की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और वो ये देखते हैं कि लिन ने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यहाँ पर जो होना था वो तो हो चुका था। खैर अब सीन शिफ्ट होता है 1970s में, यानी कि उस हादसे के कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एक यंग कपल ब्रैंडन और मेल को देख पाते हैं जो कि एक डिस्को में आए होते हैं एक डांस कंपटीशन के लिए। और ये शहर का सबसे फेमस डिस्को होता है जिसका नाम डिस्को इन्फर्नो है जो कि LA में था, यानी कि लॉस एंजलिस में। और ये डिस्को ठीक उसी चर्च की जगह पर बना हुआ है जहाँ पर लिन ने खुद को खत्म किया था। खैर जब मेल और ब्रैंडन रिहर्सल कर रहे होते हैं तो ब्रैंडन से एक डांस स्टेप मिस हो जाता है। तो मेल ब्रैंडन को लेकर जाती है और उसे ज्यादा ओवरथिंक ना करने के लिए कहती है। जिसके बाद वहाँ पर उनकी फ्रेंड मीमो भी थी जो कि आकर उनके पास बैठ जाती है। यहाँ पर ब्रैंडन मेल को बताता है कि वो इस कंपटीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस है और ये कंपटीशन उन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। उनका फेमस होना बहुत जरूरी था। वही बात है पैसे वगैरह की टेंशन वगैरह। खैर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मेल को नीचे लिन का भूत दिखाई देता है। जी हाँ, यानी कि उसका भूत आज तक इस जगह से जुड़ा हुआ था। खैर वो अचानक से उठकर रेस्ट रूम में चली जाती है और उसके पीछे पीछे मीमो भी वॉशरूम में चली जाती है। अब हमने एक चीज और नोटिस करी थी कि मेल भी थोड़ी सी टेंशन में थी, लेकिन वो कंपटीशन की वजह से टेंशन में नहीं थी। मेल यहाँ पर मीमो को बताती है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और इस बात से मेल खुद नर्वस दिख रही होती है। मेल मीमो को थोड़ी देर अब अकेले रहने के लिए कहती है और मीमो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद अचानक से ही लाइट चली जाती है और जब मेल बाहर आती है तो उसे सारा डिस्को एकदम खाली दिखाई देता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि सभी लोग वही थे, लेकिन मेल किसी तरह के ट्रांस जैसी स्टेट में चली गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ जाती हैं। मेल को अब किसी औरत की आवाज आ रही होती है। वो उसको बोल रही होती है कि वो उसे तब से देख रही है जब वो एक छोटी सी बच्ची थी और वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। वो ये भी कहती है कि शायद मेल के पास उसके लिए कुछ है। तभी मेल उस औरत की आवाज का पीछा करने लगती है और एक कैंडल अपने साथ ले जाती है। ब्रैंडन भी मेल को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उनकी टर्न भी आने ही वाली थी, लेकिन कोई उसकी कैंडल बुझा देता है और तभी मेल किसी और ही रूम में पहुंच जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो लिन को देखती है। लिन मेल के पेट पर हाथ रखती है और कहती है कि ये तो एक बच्चा है। दूसरी तरफ हम ब्रैंडन को देख पाते हैं जो कि मेल को ही ढूंढ रहा था और मेल यहाँ पर कन्फेशन रूम में बंद होती है तो वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर ब्रैंडन मेल के पास भागने लगता है। अब वो उस रूम से बाहर तो निकल जाती है लेकिन लिन मेल के ऊपर अटैक कर देती है। वो कह रही होती है कि ये बच्चा उसका है। तभी ब्रैंडन डोर ओपन करके अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बस मेल अकेली थी। लेकिन मेल अभी भी उसी ट्रांस जैसी स्टेट में होती है तो ब्रैंडन उसे होश में लेकर आता है। वो ब्रैंडन को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर ब्रैंडन बहुत खुश था और वो मेल को तुरंत ही हक कर लेता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि उसकी आंखें फिर से काली पड़ गई थी। इसके बाद ब्रैंडन मेल को उठाकर स्टेज की तरफ ले जाने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर मूवी के अंदर हुआ क्या? तो देखो लिन का कोई भी बच्चा नहीं था जिसके चलते वो ऑब्सेशन में थी, लेकिन साथ ही साथ वो गलत काम भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने गलत काम कर दिया और उस बच्ची को ले लिया उसकी माँ को खत्म करके। और मेल शायद से उसी माँ की बेटी होगी जिस बच्चे के लिए लिन ने 1955 में उस माँ को खत्म करके बच्ची को किडनैप किया। अब देखो लिन हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और एंड में हुआ क्या? तो हमने नोटिस किया था कि यहाँ पर मेल की आंखें काली पड़ गई थी। इसका मतलब ये था कि लिन की स्पिरिट ने उसे पजेस कर लिया और अब शायद से लिन मेल की बॉडी के अंदर रहेगी और पजेस करके अपने बच्चे वाला सपना पूरा कर लेगी। अब अगली मूवी का नाम है द फ्लैशबैक और ये भी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही अवेलेबल है।
तो मूवी की शुरुआत में हम जेस नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर थी और उस वक्त वो अपने स्टूडेंट्स को योगा की क्लासेस दे रही थी। उसी दौरान जेस को अपने सामने एक ब्लैक फिगर दिखाई देती है, यानी कि काली सी परछाई जो कि लगातार उसी की तरफ देख रही थी और उसका सर किसी वल्चर के जैसा था, यानी गिद्ध के जैसा। जिसके साथ में ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब अगले सीन में जेस अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली के साथ होती है, जिस दौरान वो उसी फिगर के बारे में बार बार देखने की बात बता रही होती है। वो कहती है कि वो फिगर डॉक्टर बोन्स की तरह दिखता है, जिसको सुनकर लिली हंसने लगती है और कहती है कि ये बस उसका वहम होगा। और लिली इस पर इसलिए हंस रही थी क्योंकि डॉक्टर बोन्स उनके चाइल्डहुड का एक बहुत ही पॉपुलर अर्बन लेजेंड हुआ करता था, जो कि बच्चों के बीच काफी प्रचलित था और ये काइंड ऑफ एक ग्रिम रीपर की तरह था। अब लिली की बात सुनकर जेस भी खुद को दिलासा देती है और कहती है कि मैं अजीब बातें कर रही हूँ और शायद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वहम ही हो सकता है। आगे अब रात में जेस को अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट के साथ दिखाया जाता है, जिसके साथ वो काफी समय से लिव इन में रह रही थी। यहाँ पर हम जेस के हाथों में डॉक्टर बोन्स की एक कॉटन डॉल भी देख पाते हैं, जिसे जेस हमेशा ही अपने पास रखा करती क्योंकि उसे हक करने से उसे अच्छा लगता था। अब जेस और स्कॉट के बीच बातें होने लगती हैं, जिसके अंदर स्कॉट के परिवार और बच्चों से रिलेटेड बातें शुरू होती हैं, जो कि इनडायरेक्टली ये बता रहा था कि उसे जेस के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है और इसलिए आज उसने जेस को मैरिज प्रपोजल देने के लिए रिंग भी ली थी। लेकिन जैसे ही स्कॉट जेस को उस रिंग के बारे में बताने वाला होता है, तभी उस रूम के बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसको देखने के लिए स्कॉट रूम से बाहर जाता है। पर जाने से पहले वो जेस को कहता है कि अगर मैं 5 मिनट में वापस नहीं लौटा तो मेरी मौत का बदला ले लेना, और ऐसा करके स्कॉट बाहर चला जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कॉट का यही मजाक उसके लिए हकीकत बन जाता है, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते ही कोई उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है। ये आवाज सुनते ही जेस भी बाहर आती है और वो देखती है कि स्कॉट की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है और उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये किलिंग असल में एक चोर ने की थी, जो कि इनके घर में चोरी करने आया था। और मुझे नहीं पता कि आप इस चीज में बिलीव करते हो या फिर नहीं, लेकिन इंडिया के कई हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि आपकी जुबान पर पूरे दिन में कभी न कभी एक बार माँ सरस्वती जरूर वास करती हैं, तो इसलिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये किलिंग हुई क्यों, क्योंकि अचानक से ही स्कॉट उस चोर के सामने आ गया था, तो डर की वजह से उसने गोली चला दी। अब वो चोर फिर इस चीज के लिए माफी भी मांगने लगता है, पर कहीं वो फंस ना जाए ये सोचकर वो जेस को भी मारने का फैसला करता है और उसे शूट भी कर देता है। लेकिन यहाँ जेस मरती नहीं है, बल्कि उल्टा वो पास्ट में पहुंच जाती है। गोली लगने के बाद जेस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ में हो क्या रहा है, जिसके बाद अचानक से ही वो अपने पास्ट में पहुंचती है। ये समय था 2008 का, जिस दिन जेस 13 साल की हुई थी और आज उसका बर्थडे था। जेस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गई, और वो अपने पिता जेक को बताती है कि हमारे अपार्टमेंट में एक चोर घुस आया था, जिसने उसे और स्कॉट को शूट करके मार डाला। उसके डैड को ये बात समझ में नहीं आती और तभी वहाँ से स्कॉट गुजरता है, जो कि अभी एक नॉर्मल बच्चा था। उसे देखकर जेस को सभी चीजें समझ आ जाती हैं कि वो अपने बचपन में है, और लगभग इसी समय के आसपास से उन दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी थी, जो कि आगे चलकर प्यार में परिवर्तित हो गई। इसलिए जेस फैसला करती है कि वो स्कॉट से दोस्ती नहीं रखेगी, वरना चीजें उसी इवेंट में फिर से होंगी और एक दिन जाकर उसकी और स्कॉट की मौत हो सकती है। जेस अब स्कॉट के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे उससे बात करना बंद करना होगा और उससे दोस्ती भी खत्म करनी होगी, वरना आगे चलकर उसकी मौत हो सकती है। इन बातों को सुनकर स्कॉट को बहुत अजीब लगता है और वो उससे ये कहता है कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है, और इतना कहकर वो वहाँ से गेम खेलने चला जाता है। जैसा फिर से एक कोशिश करने की सोचती है और कुछ ही देर के बाद गेम के दौरान वो स्कॉट के पास जाकर उसे वापस सेम बात रिपीट करती है, जिसको सुनकर स्कॉट भी उसको कह देता है कि ठीक है, वो उससे आज के बाद कभी बात नहीं करेगा और दोस्ती भी नहीं रखेगा। जिसको सुनकर जेस काफी खुश हो जाती है कि चलो अब स्कॉट पर कोई खतरा नहीं था। पर तभी वहाँ पर हम वापस उसी ब्लैक फिगर यानी कि वही परछाई को देख पाते हैं, जिसे स्कॉट भी देख पा रहा था, और वो उसे डॉक्टर बोन्स की कॉस्ट्यूम पहना कोई आदमी समझता है। ये बात श्योर थी कि ये कोई ग्रिम रीपर जैसा ही अर्बन लेजेंड था, जो कि जेस को वापस प्रेजेंट में ले जाने आया था। जेस अब फिर जाने से पहले स्कॉट को किस करती है, जिससे स्कॉट स्माइल करने लगता है, और ये देखकर जेस समझ जाती है कि उसे उसके लिए फीलिंग्स आने वाली हैं। जिसके बाद में जेस अब जोर से स्कॉट को एक चांटा मारती है और वो वहाँ पर जेस के इस एक्ट से पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, और फिर जेस वहाँ से उस ब्लैक फिगर के साथ वापस से प्रेजेंट टाइम में चली आती है। अब प्रेजेंट टाइम में हम जेस को ही देख पाते हैं, जो कि सिंगल थी और अकेले ही रहा करती थी, लेकिन ओरिजिनली वो लिव इन में थी स्कॉट के साथ। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं था, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट बदल चुका था। लेकिन जेस अभी भी एक योगा इंस्ट्रक्टर ही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अब स्कॉट नहीं था। अब एक दिन जब जेस कहीं पर अकेली बैठी होती है, तभी वो अपने सामने स्कॉट को देखती है, जिसकी अब एक वाइफ है और एक बच्चा भी है, यानी कि कंप्लीट फैमिली। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यही होती है कि स्कॉट की वाइफ कोई और नहीं बल्कि लिली ही थी, यानी कि जेस की बेस्ट फ्रेंड।
अब इनकी फैमिली जेस की साइड से ही गुजरती है, जिस दौरान स्कॉट जेस को देखता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि स्कॉट ने जेस को पहचान तो लिया है, लेकिन बस अपने बचपन की एक फ्रेंड की तरह। अब यहाँ पर लिली जेस को नोटिस भी नहीं करती, यानी कि उस पास्ट में किए हुए बदलाव के बाद में उसकी और लिली की कभी दोस्ती ही नहीं हुई होगी। जिसके बाद में जेस हम सभी ऑडियंस से ये पूछती है कि अगर आप अपने पास्ट को बदल पाते ताकि होने वाली दुखद घटनाओं को आप रोक पाते और कोई और रास्ता अपना सकते जिसके अंदर सिर्फ सामने वाले की खुशी होती, तो क्या आप ऐसा करते? क्या आप उससे इतना प्यार करते? तो आप मुझे इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। और बूम, इसी सवाल के साथ में फ्लैशबैक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।